Assalamu alaikum ji. My today's video is about 9708 double two forthcoming examination May June 2026. So students and teachers have been asking me कि लिस्ट बताएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. तो मैं लिस्ट बताने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेट मी री एम्फसाइज दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू कवरिंग द एंटायर सिलेबस. आपका पूरा सिलेबस प्रिपेयर होना चाहिए. ओनली देन यू शुड एक्सपेक्ट ए गुड ग्रेड. नॉट ओनली दैट, क्या आपका पूरा सिलेबस पे आपकी कमांड हो. आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करनी है पेपर के दिन वाले. 2 क्वेश्चंस ऐसे तो आपने करने हैं पेपर 2 में और एक डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन करना है. और टोटल जो टाइम अवेलेबल है वो 2 आवर है. 2 आवर के अंदर आपने 60 मिनट का पेपर अटेम्प्ट करना है 3 क्वेश्चंस. तो आपके पास अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, even if probably you are aware of the answer of all 3 questions, you may not be able to complete the answer of all 3 और ये आपके ग्रेड को अफेक्ट करेगा. तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि आप घर में प्रैक्टिस कीजिए और पेपर जो है वो पूरे अटेम्प्ट कीजिए. Now I come to the list of important questions. First we talk about micro. जून 2026 के एग्जामिनेशन के लिए, जून तो नहीं, ये पेपर अब अप्रैल में हो रहा है, तो समर 2026 का जो एग्जाम है इसके लिए मेरा जो फेवरेट टॉपिक है माइक्रो में वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑन द बेसिस ऑफ पीईडी एंड पीईएस. तो ये टॉपिक जाहिर आप जरूर पढ़िए, तैयारी कीजिए, इसका डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने डायग्राम में अक्सर देखा है, बहुत ऑब्जर्व किया है कि जब कैंडिडेट्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो जैसे शो कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्राइस जो है वो आफ्टर द टैक्स क्या है बाय द कंज्यूमर, और प्राइस पेड बाय कंज्यूमर क्या है, और प्राइस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर क्या है. लेकिन सब्सिडीज के डायग्राम में वो ये तो शो कर देते हैं कि आफ्टर सब्सिडी सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट और प्राइस विल फॉल फॉर द कंज्यूमर, बट व्हाट विल बी द प्राइस फॉर द प्रोड्यूसर, ये बहुत कम बच्चे सही बताते हैं. तो प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर आफ्टर द पेमेंट ऑफ सब्सिडी, इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस डायग्राम की. और इस डायग्राम के लिए आप जो है अपने टीचर से भी हेल्प लीजिए, और मेरी यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है इस टॉपिक पे, तो उसको भी देखिए. तो डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप बताइए कि इलास्टिसिटी के बेसिस पे अगर सब्सिडी आ जाए या इनडायरेक्ट टैक्स लग जाए तो उसका बर्डन या शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में. तो 4 कीवर्ड है टैक्स के लिए. लो इलास्टिसिटी, हाई बर्डन, में जिसकी इलास्टिसिटी लो होगी उस पे टैक्स का बर्डन ज्यादा आएगा. तो लो पीईडी मींस कंज्यूमर विल शेयर a greater burden of the tax. And similarly, if there is a subsidy, low elasticity would mean greater share. So if PED is low, subsidy will also be, there will be a larger portion of subsidy which will be benefiting the consumer, और smaller benefit will go to the producer. ये टॉपिक तैयार कीजिए. एक मेरा ये फेवरेट टॉपिक है. दूसरा मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. अच्छा, ये मैक्रो का भी हो सकता है, ये माइक्रो का भी हो सकता है, इसमें ओवरलैपिंग है. और इसमें मैंने देखा है कि बात का क्वेश्चन क्लियर नहीं है एग्जामिनर के, क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रो में है जबकि डायरेक्ट टैक्सेस मैक्रो में है. लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चूंकि माइक्रो में है तो इसी क्वेश्चन माइक्रो या मैक्रो दोनों टॉपिक में पूछा जा सकता है. डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंपैरिजन. डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस सेल्स टैक्स या एक्सपेंडिचर्स के ऊपर टैक्स है, वैल्यू एड टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया. ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं इनका बेनिफिट क्या है, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशन को ट्रिगर करते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को फेयर करते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो रिग्रेसिव होते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अनइक्वल करते हैं या अनफेयर करते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस का इफेक्ट जनरल होता है, पूरी इकानमी पे होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस स्पेसिफिक कमोडिटी को टारगेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल डीमेरिट गुड की कंजप्शन रोकनी है तो इनडायरेक्ट टैक्स यूजफुल है डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले में. इंपोर्ट रोकनी है, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा यूजफुल है इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट टैरिफ कंपेयर टू ए डायरेक्ट टैक्स, जो कि ओवरऑल अगर आपने इंपोर्ट एक खास प्रोडक्ट की रोकनी है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोर यूजफुल फॉर दैट. तो दैट कुड बी अनदर एरिया जो कि मैं माइक्रो में देख रहा हूँ इंपॉर्टेंट. तीसरा, जो टाइप्स ऑफ गुड्स के साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का पास पेपर में बहुत एम्फसिस है इस बात पे कि मेरिट गुड और डीमेरिट गुड की क्वांटिटी को करेक्ट किया जाए. तो मेरिट गुड अंडर कंज्यूम होती है इंफॉर्मेशन फेलियर से, डीमेरिट गुड ओवर कंज्यूम होती है इंफॉर्मेशन फेलियर से. टैक्स और सब्सिडी से क्वांटिटी को करेक्ट किया जाए. और मैं जो क्वेश्चन समझता हूँ जो आना चाहिए और जो टॉपिक कवर नहीं हुआ पास पेपर में या इतना अच्छा कवर नहीं हुआ वो है रोल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी इन करेक्टिंग द प्राइसेस ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट गुड. आप जरा देखिए, क्योंकि मेरिट गुड को हम अंडर वैल्यू करते हैं, मेरिट गुड को हम समझते हैं कि इतनी यूजफुल नहीं है,
because of information failure, that is why they are under consumed है, that is why their prices are usually low. Even at low prices we don't want to buy them because we don't fully realize their benefits. तो अगर आप टैक्स लगा देंगे, सब्सिडी दे देंगे, तो उसकी प्राइस तो और कम हो जाएगी, तो प्राइस मजीद अपने करेक्ट लेवल से चली जाएगी। तो अवेयरनेस कैंपेन जो डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करे मेरिट गुड का, वो क्वांटिटी भी करेक्ट करेगी और प्राइस को भी करेक्ट लेवल पे लेके आएगी। पर सब्सिडी क्वांटिटी को करेक्ट कर देगी, लेकिन प्राइस को फर्दर विल टेक इट अवे फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस, क्योंकि एक्चुअल उसका बेनिफिट ज्यादा है मेरिट गुड का, उसकी प्राइस भी एक्चुअल ज्यादा होनी चाहिए। सिमिलरली डीमेरिट गुड्स, इवन दो कि उनकी जो प्राइस है वो जो भी हो, मुझे कोई जीरो प्राइस भी दे तो मुझे स्मोकिंग या सिगरेट नहीं परचेज करना चाहिए, क्योंकि मेरी हेल्थ के लिए वो इंजूरियस है। लेकिन लोग उसको, उसके बेनिफिट्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं, कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट, इसलिए डीमेरिट गुड्स ओवर कंज्यूम है और उनकी प्राइसेस उस प्राइस से ज्यादा हैं जो प्राइस असल में होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं डीमेरिट गुड्स आर ओवर वैल्यूड एंड ओवर प्राइस्ड। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगा देंगे तो प्राइस और बढ़ जाएगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स लगने से प्राइस विल फर्दर गो अवे फ्रॉम द करेक्ट लेवल। तो उसके लिए सब्सिडी, अगर हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएं तो डीमेरिट गुड का डिमांड कब लेफ्ट शिफ्ट हो तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और प्राइस भी असल लेवल पे आ जाएगी। ये जो ट्रिकी डिफरेंस है क्वांटिटी करेक्ट करने का और प्राइस का, मैं समझता हूँ आपको इसको तैयारी करनी चाहिए। मैंने थोड़ी सी आपको इसमें टिप दी है। जो टीचर हैं अगर वीडियो सुन रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स को वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्दर। तीसरा टॉपिक जो पीडी, प्राइस असिस्टेड डिमांड, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जो हैं वो फर्म्स को क्या यूटिलिटी है, पीडी अगर लो है तो क्या बेनिफिट होगा, हाई है तो क्या बेनिफिट होगा। मैं समझता हूँ कि जो सिलेबस है वो कहता है यूजफुलनेस ऑफ पीडी फॉर पॉलिसी मेकर्स, तो पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट भी है, तो पीडी की यूजफुलनेस फॉर द गवर्नमेंट, ये एक एरिया है जो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर एग्जाम पेपर में आ सकता है। गवर्नमेंट के लिए क्या यूजफुल है, गवर्नमेंट अगर ट्रांसफर पेमेंट देना चाह रही है या गवर्नमेंट कैश ग्रांट देना चाह रही है, गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस लगाना चाह रही है, गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस लगाना चाह रही है, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाना चाह रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाह रही है, गवर्नमेंट इंपोर्ट टैरिफ लगाना चाह रही है, उसके लिए जाहिर है कि वो देखेगी पीईडी क्या है और पीईएस क्या है। मिसाल तौर पर अगर इंपोर्ट टैरिफ लगाना है तो पीईडी हाई पे लगाएं, अगर पीईडी लो है तो इंपोर्ट कोटा लगाएं, तो पीईडी की यूजफुलनेस वहां पे आ गई। अगर आपकी प्रोडक्ट डीमेरिट गुड है, एडिक्टिव है और उसकी पीईडी लो है तो टैक्स लगा के रेवेन्यू तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी कंजम्पशन पे बहुत सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा। तो शायद अवेयरनेस कैंपेन में भी मोर इफेक्टिव फॉर ए डीमेरिट गुड हुज पीईडी इज लो। तो पीईडी की यूटिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ये एरिया मैं समझता हूँ आपको तैयार करना चाहिए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि पीईडी को इंक्रीज करने की क्या पॉलिसीज है, कैसे टूल, क्या टूल्स हैं जिनसे एक फर्म पीईडी इंक्रीज कर सकती है, उन टूल्स में क्या डिफिकल्टीज आएंगी और उन डिफिकल्टीज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। दैट्स अनदर फेवरेट एरिया जो मैं समझता हूँ एग्जामिनेशन पेपर के लिए आपको तैयार करना चाहिए। हाउ कैन पीईडी बी रेज्ड, सॉरी रिड्यूस, क्योंकि रेज करने का मुझे बेनिफिट नहीं होगा, पीईडी रिड्यूस करूंगा, मेरी प्रोडक्ट की डिमांड इनलास्टिक होगी, मैं प्राइस इंक्रीज करके रेवेन्यू इंक्रीज कर लूंगा। तो मैं पीईडी लो कैसे करूंगा, एडवर्टीजमेंट करके, पर एडवर्टीजमेंट कॉस्टली है, एडवर्टीजमेंट में शायद उतना इफेक्ट ना हो, मेरा कंपेटिटर भी एडवर्टीजमेंट कर सकता है। तो कैसे करूं, मैं एडवर्टीजमेंट के साथ अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इनहांस करूं ताकि मेरी ब्रांड लॉयल्टी बने, मेरा ब्रांड रिकग्निशन हो, ताकि मैं पीईडी मेरी लो हो, प्राइस इंक्रीज भी करूं तो मेरा रेवेन्यू तभी इंक्रीज करे। तो ये तरीका, डिफिकल्टीज इन स्ट्रेटजीज टू रेज पीईडी एंड हाउ टू ओवरकम दैट। तीसरा एरिया पीईएस, प्राइस ऑफ सप्लाई, अगेन यूजफुलनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ कैन पीएस बी रेज्ड। इसमें बफर स्टॉक स्कीम और फार्मर्स की इनकम को स्टेबल करने का जो टॉपिक है, मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल की एग्जामिनेशन पेपर के लिए। बफर स्टॉक स्कीम कैसे हेल्प करेगी फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए और कैसे हेल्प करेगी पीएस को इंक्रीज करने के लिए। इकोनॉमिक सिस्टम पे रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं, पर अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लें, शुड ऑल इकोनॉमी बी ए मिक्स इकोनॉमीज, शुड ऑल इकोनॉमी बिकम मिक्स इकोनॉमीज, तो ये इसमें आपके पास मेरिट आ जाएंगे प्लान इकोनॉमी के भी और डीमेरिट भी आ जाएंगे उसके। इस तरह आपके पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फ्री मार्केट इकोनॉमी के भी आ जाएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं समझता हूँ, मुझे लगता है बड़ा अच्छा, कि क्या फ्री मार्केट इकोनॉमी इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी आप तैयार कीजिए। ये आपका है माइक्रो का जो पोर्शन, कोई चीज मैं भूल जाऊंगा तो शायद मैं वीडियो के एंड पे बता दूं। अब मैं आता हूँ मैक्रो पे। मैक्रो पे मैं बहुत क्लियर हूँ, 3 या 4 टॉपिक, पहले 3, वैसे 5 टॉपिक मैं टोटल बताऊंगा, पर पहले 3 टॉपिक, इनमें से मुझे बहुत हद तक यकीन है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपके मैक्रो सेक्शन में आएगा। पहला, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से पास पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, आपको सप्लाई साइड से आया है, फिस्कल पॉलिसी से आया है,
मॉनेटरी पॉलिसी। और जो क्वेश्चन मेरा फेवरेट है मैक्रो के लिए वो ये है, डिस्कस वेदर मॉनेटरी पॉलिसी कैन हेल्प कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर होगा मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, क्रेडिट रेगुलेशंस, उनका एनालिसिस, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो जाएगी, रिवार्ड फॉर सेविंग कम हो जाएगा, लोग सेविंग कम करेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, पर्टिकुलरली ऑफ नॉन एसेंशियल हाई प्राइस आइटम्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, सी और आई एडी का कंपोनेंट है, एडी राइज कर जाएगा, रियल जीडीपी राइज कर जाएगी, एंड टू रेज मोर प्रोड्यूस मोर आउटपुट यू नीड मोर वर्कर, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर इज ए ड्राइव डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो ये एनालिसिस आ गया। एवेल्यूएशन ये आ गई कि हाउएवर इट मे ट्रिगर इन्फ्लेशन, however firms may use more capital because of low interest rate, they borrow money and they buy more machinery instead of hiring more workers, and unemployment, cyclical demand deficient unemployment may fall because AD will go up because of low interest rate, but structural unemployment which is because of the mismatch of skills will not change, क्योंकि उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए, इस तरह फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कम नहीं होगी। फिर कंक्लूजन, मॉनेटरी पॉलिसी विल नॉट हेल्प कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए। मैंने ब्रीफ से आपको आउटलाइन भी दी। दूसरा टॉपिक जो मेरा बहुत फेवरेट है वो है थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। अगर कंपैरेटिव एडवांटेज का क्वेश्चन आ गया, ये यूजली बच्चे बहुत पुअर अटेम्प्ट करते हैं, जैसी तैयारी नहीं होती, तैयारी के तरीके बताते हैं। नंबर 1, 4 असम्पशन है इसकी, वो लेनी है, 2 कंट्रीज वर्ल्ड, 2 प्रोडक्ट्स वर्ल्ड, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन पीवीसी बनाना है। ये 4 असम्पशन ले लें। उसके बाद एक न्यूमेरिकल एग्जांपल किसी भी किताब से अच्छी तैयार कर लें, उस न्यूमेरिकल एग्जांपल से प्रूव करें कि कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी जब लगेगी वर्ल्ड की आउटपुट पहले से ज्यादा हो जाएगी। कंपैरेटिव एडवांटेज के एडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए क्या है, स्पेशलाइजेशन है, एफिशिएंसी है, कंपटीशन है, वैरायटी फॉर कंज्यूमर्स है, लो कॉस्ट है, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, और डिसएडवांटेजेस क्या है, आपकी डिपेंडेंस है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, कल को एक इंडस्ट्री जिसमें आपने स्पेशलाइज किया हुआ है अगर उसका डाउनफॉल होता है तो आपका पूरा कंट्री डाउनफॉल पे चला जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है दूसरा। तीसरा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों में से जरूर मैक्रो में क्वेश्चन आने का चांस है। तीसरा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन रियल जीडीपी, इंक्रीज इन रियल जीडीपी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉजेज, क्या कॉजेज हैं? 2 कॉजेज हैं, एडी राइट बढ़ चला जाए या एएस राइट बढ़ चला जाए। एडी क्यों राइट बढ़ जाता है, एएस क्यों राइट बढ़ जाता है? एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंसिव फिस्कल और एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी आपका एडी बढ़ाएंगी, एक्सपेंसिव सप्लाई साइड पॉलिसी आपका एएस बढ़ाएगी। ये आगे कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेज या इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉजिटिव भी इफेक्ट है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के? इकोनॉमिक ग्रोथ से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों के पास इनकम आती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करते हैं, पीपल कैन अफोर्ड बेटर क्वालिटी हेल्थ, बेटर क्वालिटी एजुकेशन, बेटर क्वालिटी फूड, लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, और गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू ज्यादा आता है, गवर्नमेंट कैन स्पेंड द टैक्स रेवेन्यू ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल, गवर्नमेंट के पास ज्यादा फिजिकल स्पेस आती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट बताती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के ड्रॉबैक क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ से इन्फ्लेशन आती है, पर्टिकुलरली व्हेन इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एडी। इकोनॉमिक ग्रोथ से इंपोर्ट बढ़ जाती हैं, अगर क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर आती है, लोग इंपोर्ट ज़्यादा लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ से पोल्यूशन और नेगेटिव जो है इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट पे। एक्सटर्नैलिटीज का वर्ड में बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि ये A2 की टर्म है। एक्सटर्नैलिटीज की बजाय नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, बिकॉज प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ती है, ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो रही थी चीज़ें, रिसोर्सेज की फास्ट डिप्लीशन होती है, और इनकम इनक्वालिटीज भी इंक्रीज कर सकती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट भी और ड्रॉबैक भी। कंक्लूजन में इकोनॉमिक ग्रोथ वो अच्छी है जो सस्टेनेबल है, जो इंक्लूसिव है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन विच इज इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज a government is achieving economic growth without compromising other macro economic objectives। ये 3 टॉपिक मेरे लिए फेवरेट हैं। इनके अलावा 2 टॉपिक और, वो है इन्फ्लेशन के मेजरमेंट में डिफिकल्टी। हाउ व्हाट आर द डिफिकल्टीज? आपने सही सैंपल नहीं किया, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, आपने एक प्रोडक्ट को वेट बहुत हाई दिया हुआ था, अब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को इतना परचेज नहीं कर रहे, उसका वेट कम होना चाहिए, आपने उसका वेट कम नहीं किया तो आपका CPI ट्रू नहीं होगा। सैम्पलिंग एरर हैं, आपने डाटा कलेक्शन करते हुए कोई एरर कर दी हैं। तो डिफिकल्टीज इन मेजरिंग इन्फ्लेशन। और आखिरी बात, इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट का ताल्लुक। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है मेरा, हमेशा एग्जामिनर्स का भी, मेरा भी, और ये बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं। इन्फ्लेशन ज्यादा होने से क्यों डेप्रिसिएशन होती है? इन्फ्लेशन ज्यादा होने से, अगर आपकी इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली हायर है
कंपेयर टू अदर कंट्रीज आपकी एक्सपोर्ट फॉल कर देंगी, उससे डिमांड फॉर करेंसी फॉल कर देगी, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट कर देगा। तो इन्फ्लेशन से डेप्रिसिएशन होती है। दूसरा क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन से क्या होता है? उससे इन्फ्लेशन होती है। और वो कैसे होती है? जब डेप्रिसिएशन होगी, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी क्योंकि एक्सपोर्ट विल बी चीपर। Assuming PED for net exports is high, that will raise net export and they will raise AD. AD के बढ़ने से आपका जो है डिमांड टू इन्फ्लेशन आ सकता है, पर्टिकुलरली अगर एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल ना हो। इस तरह डेप्रिसिएशन से कॉस्ट पे इन्फ्लेशन भी आती है क्योंकि आप रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो ये मेरी टिप्स हैं, बहुत मैंने ब्रीफली आपको बातें बताई हैं, पर इन बातों की बेसिस के ऊपर आप इन सब क्वेश्चन को अच्छा तैयार कीजिए। जब तक अपने हाथों से बार बार ऐसे लिखेंगे नहीं, डायग्राम बार बार अपने हाथों से बनाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने को टाइम नहीं करेंगे, एक ऐसे की प्रैक्टिस मत करें, 2 आवर के पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 40 मिनट का 1 ऐसे शायद आप लिख लें, पर 40-40 मिनट के 3 क्वेश्चन एक सिटिंग में बच्चे मैनेज उनसे नहीं होते, जिसके नंबर कम आते हैं। आई विश यू गुड लक। आपको इन टॉपिक्स की लिस्ट आपके इन कमेंट सेक्शन में हम अवेलेबल कर रहे हैं। इसके अलावा मैं लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो बहुत लंबी लिस्ट है, पर वो मकसद क्या है कि आप उन टॉपिक को जो मैंने बताए हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।